हर साल गर्मियों में राजस्थान के कोटा शहर में लाखों बच्चे ट्रेनों से उतरते हैं। उनकी आंखों में चमक और उनके कंधों पर लदे होते हैं उनके माता पिता के सपने देश के एलीट कॉलेजों से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकलने के। लेकिन इस लाखों की भीड़ में से ज्यादातर बच्चों के सपने सच नहीं होंगे और कुछ हारेंगे जिंदगी से भी। इन हारने वाले बच्चों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है, तो कोचिंग हब से निकलने वाली सक्सेस की कहानियां फीकी पड़ने लगी हैं। इस साल अब तक हुई 23 आत्महत्याओं ने जहां एक तरफ राजस्थान सरकार को चिंता में डाला है, तो दूसरी तरफ इस प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 27 अगस्त को कोटा के राजीव गांधी नगर में 25,000 स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। उनके लिए एक लाइव कॉन्सर्ट रखा गया था। कुछ घंटों के लिए वो अपनी किताबें और लैपटॉप भूलकर झूमने लगे। मुंबई से आए एक लाइव रॉक बैंड ने उनके लिए कैलाश खेर का फेमस सॉन्ग अल्लाह के बंदे हंस दे गाया। लेकिन 2 स्टूडेंट्स थे जो अपने कमरों में रहे और इस भीड़ में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र के रहने वाले 17 वर्षीय आविष्कार और बिहार के 18 वर्षीय आदर्श राज। दोपहर के 3 बजे आविष्कार ने अपनी कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी, तो शाम के 7 बजे आदर्श ने अपने कमरे की खिड़की के बाहर फांसी लगा ली। ये दोनों स्टूडेंट्स पुलिस रिकॉर्ड्स में 22वें और 23वें नंबर की आत्महत्या का आंकड़ा बन गए हैं। इस साल महज 8 महीनों में हुई 23 छात्रों की आत्महत्याओं ने कोटा के कोचिंग हब के 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने सरकार को इस सुसाइड एपिडेमिक से लड़ने के अपने तरीके बदलने पर भी मजबूर कर दिया है। अब प्रशासन अपने पास मदद की गुहार लेकर आने वालों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जिन्हें मदद की जरूरत है उन तक खुद पहुंचेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वल्नरेबल। आपकी हेल्प के लिए है। आपको कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम हो, किसी चीज की जरूरत हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। कोरोना के बाद एकदम से बच्चे आए हैं, तो उसके बाद हमने एक नया पैटर्न देखा है इस बार। पहले ये था कि बच्चे जब सुसाइड करते थे तो वो टाइम रेंज होती थी, वो कम से कम 5-6 महीने के बाद या एग्जाम्स के नज़दीक या विंटर्स में ज़्यादा होते थे। इस बार ये है कि बच्चों ने एडमिशन लिया, उसके कोई बच्चा 15 दिन बाद ही कर रहा है, कोई 2 महीने में कर रहा है, कोई 3 महीने कर रहा है। अभी एग्जाम तो बहुत दूर है, इनका पहला अवकाश दिवाली में होता है, वो भी नहीं हुआ, उससे पहले सुसाइड करने लगे हैं। कहीं ये बच्चे कोरोना में जो 9वीं 10वीं क्लास में ऑनलाइन पढ़े थे, जिनको स्कूलिंग सिस्टम की आदत छूट गई थी और ऑब्जेक्टिव में पूरे शिफ्ट हो गए थे और कई जगह क्लास में ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए थे, शायद ये वो बच्चों की खेप है जो अब 11th 12th में आई है। शायद इन बच्चों की उस टाइम 9th और 10th उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही होंगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। ये बच्चे उस टाइम मैक्सिमम टाइम घर पे रहे, तो घर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया, अचानक घर छूट गया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 70-80% आउट ऑफ स्टेट के हैं। कई बार हमने पूछा कि बच्चों तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ PTM में आते हैं क्या, तो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा कई सारा चीज़ कि साहब दिवाली में जब छुट्टी होगी हमारी तो हमारे पेरेंट्स लेने नहीं आएंगे। हमने पूछा भाई रीजन क्या है कि साहब उनको टिकट नहीं मिलेगी। हम समझ गए भाई बच्चों का शायद वो जो होम सिकनेस है और बम से दूरी होना है, वो काफ़ी बच्चों को परेशान कर रहा है। अब उस बच्चे तक पहुंचना पड़ेगा। अभी तक हमारी सर्विसेज थी वो एक कमरे में थी कि हमारे पास आके लेगा, उसको सर्विसेज देंगे। अब हमने ओरिएंटेशन चेंज किया, जिला प्रशासन और सरकार ने भी एकदम इमीडिएटिव इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को फटाफट स्क्रीन करके एकदम से वो बच्चे जो कि एट रिस्क है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो कुछ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किए 1-2 दिन के अंदर, जिनके अंदर कुछ क्वेश्चन और कुछ माध्यम से कुछ 1-to-1 इंटरेक्शन करके, क्योंकि कुछ बच्चे हेल्दी हैं, उनको ज़्यादा इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे वास्तव में अभी स्ट्रेस में चल रहे हैं उनको फटाफट आइडेंटिफाई करें ताकि कोई और सुसाइड आने वाले दिनों में हम रोक सकेंगे, नहीं हो जाए। आज कोटा में पुलिस से लेकर प्रशासन, टीचर्स, कोचिंग डायरेक्टर्स, हॉस्टल ऑनर्स, काउंसलर्स और साइकेट्रिस्ट के साथ साथ माता पिताओं का ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ एक बात पर है, स्टूडेंट्स और उनकी मेंटल हेल्थ। संडे अब फंडे है, काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं, योगा क्लासेस और म्यूजिक फेस्ट उनके सिलेबस का हिस्सा बन गए हैं। टेस्ट अब 2 महीने के लिए बैन हो गए हैं और खिड़कियां लोहे की आयरन से ढक दी गई हैं। सीलिंग फैंस में स्प्रिंग लग गई हैं और बिल्डिंग्स में एंटी सुसाइड नेट लगा दिए गए हैं। मेस और कमरों की दीवारों पर प्रेरणादायक कोट्स लगा दिए गए हैं। देश भर के तमाम राज्यों से माँ, पिताजी और नाना नानी से लेकर दादा दादी भी कोटा पहुंच रहे हैं ताकि अपने बच्चों पर नजर रख सकें। अब तक इन स्टूडेंट्स को बताया गया था कि उनका एकमात्र लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, लेकिन अब उनको ये भी समझाया जा रहा है कि उनकी वेल बीइंग,
डॉक्टर या इंजीनियर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी जो ये केस हुआ है तो इससे तो डर तो लगती, तभी पेरेंट्स होता, अभी तो हम लोग मिलने भी आए हैं, माँ के ना जाके इधर आना हुआ बेटी से मिलने। उसका खुद का डिसीजन था कि हमें कुछ करना है। मम्मा ने पूछा भी था 11th के बाद आप क्या करोगे, तो बोली नीट करेंगे मम्मा। तो ठीक है साइंस लेंगे। फिर हमारे यहाँ तो था भी नहीं इनका पढ़ाई का कुछ ऐसा। हाँ। इनको कोटा भेजना पड़ा। पहले तो इंदौर था एक्सपीरियंस के लिए, इंदौर में जब देखा गया तो सही नहीं था वहाँ का माहौल, तो फिर हमने यहाँ भेजा कोटा में। कोटा में क्या है, स्ट्रेस बच्चे जल्दी लेते हैं ना, इसलिए हमने फर्स्ट साल नहीं भेजा इनको। एक्सपीरियंस पहले मिलना चाहिए था। इंदौर में भेजने के बाद फिर उनको दूसरा साल यही था। बस यही है कि पेरेंट्स फ्रेंडली रहे, बच्चों से खुल के बात करें, पेरेंट्स बन के नहीं बात करें, फ्रेंड बन के बात करें, और उनकी फीलिंग को भी समझे कि भाई वो क्या चाहते हैं। पढ़ने के अलावा यदि नहीं चाहते, उनके और भी रास्ते भी हैं। जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे छोड़ने का मन नहीं किया बच्चे को। एक ही बच्चा है। हाँ। और बच्चा साथ में रहता भी है, तो माँ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। सोची कि रह जाती हूँ उसके साथ तो उसको पढ़ाई में मन लगेगा, खाना पीना भी दे पाऊँगी, कुछ कुछ जो बाहर से मंगा के। हॉस्टल में खाना भी ठीक है। हम लोग को भी डर बैठ गया है कि बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए। मन तो कहता है कि बच्चा बेटा तुम पढ़ो, मेरा एक ही सपना है कि तुम पढ़ो, एग्ज़ाम दो, फिर जो होगा बेटा देखा जाएगा। बहुत सारे लाइन हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हें नीट पास करोगे तभी तुम्हारा लाइफ बनेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा पढ़ाई है, इसमें हम लोग का इच्छा भी है, उसको भी मन था, तो तुम बेटा करो। फिर ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा और मतलब कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे लाइन हैं इसमें हम तुमको फिर से करवा सकते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है, पढ़ाई तो अच्छी होती है मैम। बच्चा मेरा आके वो अच्छे भी नंबर भी लाए हैं। तो घर पे भी सब बहुत डेली, मतलब पहले से भी घर से ही बोलते थे कि तू बस पढ़, तुझे नहीं होगा तो प्राइवेट करा देंगे, तुझे कुछ करने, डॉक्टर नहीं बनना, इसके अलावा तो बहुत बड़ी ज़िंदगी है, ज़िंदगी से बड़ा थोड़ी कुछ है। ऐसे करके घर से मोटिवेशन, दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे, मतलब दोस्तों ने भी कभी मतलब ऐसा नहीं कहा कि तू गया है तो वहाँ तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लोग भी हमेशा कहते, मजाक में भी नहीं कहते मेरे साथ ऐसा कि सिलेक्शन नहीं होगा तेरा, मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो एक दो फ्रेंड्स ही मेरे जो मतलब बहुत अच्छे हैं, यहाँ के भी दोस्त सब हैं, तो वो लोग भी मतलब कभी फ़ोन चलाता रहूँ, कुछ करता हूँ तो भाई पढ़ ले, पढ़ने आया है, ये वो, ऐसे करके मोटिवेट ही करते रहते हैं। कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वैसे करते रहते हैं। अब जिनको अगर इस तरीके का दोस्त या माहौल ऐसा, लोग कम बोलने वाले इंट्रोवर्ट्स टाइप के जो बच्चे सब होते हैं, जो दोस्ती भी कम करते हैं, तो वो थोड़े स्ट्रेस हो जाते हैं सब कुछ देख के। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने जून महीने में 11 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया था। ये पुलिस की एक कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं एएसपी चंद्रशील ठाकुर। इसमें जो 11 मेंबर्स हैं उसमें 6 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। ये रोज़ाना इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल्स में जाके जो वल्नरेबल किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है उसको पॉपुलराइज कराते हैं और उस पर आ रही SOS कॉल्स को एड्रेस करते हैं। पिछले 2 महीने में इस टीम ने बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं सुसाइड के विंग पे थे, जिन्होंने अपने हॉस्टल के कमरे बंद कर लिए थे या कोई हॉस्टल छोड़कर बाहर चला गया था, उन बच्चों को तलाशा और उनकी जो है प्रोफेशनल काउंसलर से काउंसलिंग कराई। डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं, बच्चे लो फील कर रहे होते हैं, सभी स्टेजेस पे बच्चों को आइडेंटिफाई करके वो बच्चे जो पोटेंशियल डिप्रेस्ड हो सकते हैं उन बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए सारे हमारे जो स्टेट मशीनरी है लगी हुई है। इसी क्रम में जो हमारी पुलिस है, राजस्थान पुलिस, उसने एक एक्सक्लूसिव स्टूडेंट सेल फॉर्म की है कोटा में। किसी बच्ची ने हमें फ़ोन किया कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो नीट करना नहीं चाहती, वो लॉयर बनना चाहती है। तो हम उसको मोटिवेट करके और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उसकी काउंसलिंग करा के, उसके पेरेंट्स से टच में रह के उसका रिजोल्यूशन हमने कराने की कोशिश की है। 2-3 केसेस ऐसी हुई हैं जिसमें बच्चों ने कमरे बंद कर लिए। हमारे पास चाइल्ड लाइन से भी इन्फॉर्मेशन आई कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट को कहा कि वो सुसाइड करेगा। तो ऐसे 2-3 केसेस हुई हैं जिनमें हमें ब्रिंक ऑफ सुसाइड पे बच्चे लगे, उसको भी सेल की टीम ने जाकर और उनके सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर उसको रोका है। जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटल प्रेशर है, पीयर ग्रुप का प्रेशर है, या आप कहें अकेलापन, उसका कोटा में आकर सारे दोस्त पीछे छूट जाते हैं और वो कोटा में अकेला हो जाता है। और इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स का जो खर्चा हो रहा है यहाँ पर, उसकी गिल्ट फीलिंग उसकी होती है, महंगी पढ़ाई है,
और पढ़ाई का जो एक बोझ है, कमज़ोर उनके रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट में, कई बार उसका भी फ़र्क पड़ता है। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोचिंग से संबंधित, हॉस्टल से संबंधित, रोड पे आने जाने से संबंधित, कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे स्टूडेंट सेल पे कॉल कर सकते हैं। बच्चों को खाने में कोई मेस में कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, कोई ऑटो वाला इनसे ज़्यादा किराया ले रहा है, तब उसमें भी हम स्टूडेंट सेल वाले इनकी पूरी मदद करते हैं, इनकी कंप्लेंट को सुनते हैं, उसका तुरंत निस्तारण करते हैं मौके पे जाके। अभी भी हम फील्ड में हैं, स्टूडेंट सेल टीम। कोटा के पुलिस स्टेशंस में आंकड़ों में तब्दील हो चुके बच्चों की आखिरी निशानियां फाइलों में धूल फांक रही हैं। इस साल हमारे एरिया में लगभग 7 डेथ बच्चों की हो चुकी है। ऐसी कोई सूचना मिलती है हमको तो हमको मौके पर तुरंत पहुंचना पड़ता है। पहुंच के हम चारों तरफ पहले उसकी स्टडी करते हैं, आसपास के बच्चों से, उसके यार दोस्तों से, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उसके परिवार वालों को सूचना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बड़ी हिम्मत करके और पहले तो उनको इधर उधर की बातें करके बताते हैं, भाई अभी इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो माँ बाप को दुख सॉरी फील करते हैं, मतलब ज़्यादातर तो यही बोलते हैं जो नोट लिखते हैं, तो आपकी जो अपेक्षाएँ थी उस पर खरे नहीं उतर पाए, ऐसा मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और हम ये काम नहीं कर पाए, ऐसा सॉरी बोलते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, 1 महीने तक बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई हुआ। हम लोग के अंदर भी जोश रहता है, 1 महीने तक नए नए रहते हैं, फिर ये होता है कि कितना पढ़ लें, नींद भी नहीं आता उस टाइम। फिर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते जाता है वैसे वैसे एक मतलब टेंशन सा होने लगता है अंदर कि कैसे, फिर जैसे जैसे टेस्ट होने लगता है, फिर पहले तो नंबर सही आता है जब तक टेस्ट वो रहता है तो फिर, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट होने लगता है, मंथली इंक्रीज़ करता है, सिलेबस बढ़ते जाता है, फिर ना चाहते हुए भी मतलब टेंशन होने लगता है नंबर्स का। हर संडे को भी हम लोग को वो टेस्ट देना रहता है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट देना रहता है हर संडे। फिर उसके बाद से एक मंथली 15 डेज 16 डेज ऐसे कभी भी मतलब वो लोग अपना डेट शीट वो करते हैं, उस पर हम लोग को टेस्ट देना रहता है, उसमें बैक पोर्शन रहता है, फिर मतलब ये कवर करना रहता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब इसको हम लोग बैक पोर्शन कवर करते हैं, फिर जो हम लोग का ये रहता है जो चलता है वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसका टेंशन अगले वाले टेस्ट में हम लोग को दिखता है। अभी आज ही फन एक्टिविटी हो रहा था, हम एक बार भी हंसे नहीं, एक बार भी ऐसे ही हम बैठे थे, लेकिन कोई नहीं पहचान नहीं पाया कोई कि हम क्यों वैसे बैठे हैं, क्या हुआ है, कोई टीचर नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा हमसे। आप क्यों उदास? बस ऐसे ही हमको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए, लेकिन कोई हमसे पूछा नहीं कोई कि हम सबसे, यहाँ तक कि हम फर्स्ट बेंच पे बैठे थे हम, लेकिन कोई नहीं पूछा। तो ऐसे ही तो होता है, बच्चे नहीं टीचर ध्यान देते हैं, कहना रहता है कि वो सबको वो करेंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। हमारा जितना रोए इंस्टीट्यूट में बहुत रोए, ऐसे आगे बैठ के ही रोए, लेकिन कोई पूछा नहीं कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, कोई नहीं। वैसे अकेले हैं, उसका अलग प्रेशर है, ना कोई आगे पूछने वाला है, ना कोई पीछे पूछने वाला है, जो दिमाग में आता है वही। तो उस टाइम तो वो कंडीशन बन जाता है कि हाँ कुछ नहीं होगा हम लोग से, हम लोग को सिर्फ मरना ही है, कुछ नहीं होगा, वो कंडीशन बन जाता है। इस वजह से तो ज़्यादा वो होता है, कोई वो नहीं करता है, केयर नहीं करता है। क्लास में बोलते हैं लोग कि कोई फ्रेंडशिप मत बनाओ, फ्रेंड से दूर रहो, यहाँ तक कि ये तक बोल देते हैं कि अगर कोई बच्चा वीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में वीक है तो उससे दूर रहो, उससे फ्रेंडशिप तोड़ लो। क्लास में तो सब अच्छे से पढ़ाते हैं, सही से पढ़ाते हैं, लेकिन जब टेस्ट होता है तो फिर दूसरे दिन जब हम क्लास जाते हैं तो टीचर्स पूछते हैं कि किसके 700 प्लस है, 600 प्लस है, तो बच्चे हाथ खड़े करते हैं। बहुत बच्चे मतलब कम से कम ऐसा होता है 250 बच्चों की बैच होती है, उसमें से 100 बच्चों के मान के चलते कि 600 प्लस नंबर है, तो उसके बाद में एक SRG बैच बनाया जाता है, जिनको या तो स्कॉलरशिप मिलती है या उनको फ्री हॉस्टल मिलता है, जो कोचिंग वाले खुद प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ ऐसा होता है कि उनके टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हें हॉस्टल फ्री दिया जाता है, और टीचर्स उनके लिए मतलब स्टार फैकल्टी अवेलेबल होती है, उनकी लाइब्रेरी अलग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। उन्हें क्लास में भी मतलब हाईलाइट किया जाता है बहुत ज़्यादा। टीचर है तो उन्हें नाम लेके बुला रहे हैं, बेटी बेटी कर रहे हैं, बाकी बेटियाँ नहीं है उनकी। बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि नहीं हमें स्टार बैच लेना है, हमें स्टार बैच लेना है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। बहुत टफ मतलब लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है, इतना टफ लेवल नीट में नहीं आता है जितना टेस्ट में पूछा जा रहा है हमसे। तो अब हम कहीं ना कहीं नीट के लिए भागते भागते अब हम टेस्ट के पीछे भागने लगे, मार्क्स के पीछे भागने लगे।
क्योंकि सभी पूछते, घर वालों को भी बहुत उम्मीद रहती है कि वो दिखाते नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रहता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि क्या कर रहे हैं हम, कोटा आए हुए, इतना पैसा लग रहा है, तो उस वजह से मतलब हमें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। फैमिली का ना डायरेक्ट प्रेशर कभी नहीं होता, कुछ पेरेंट्स पे डायरेक्ट प्रेशर होता है बच्चों पे, कुछ पे इनडायरेक्ट प्रेशर होता है। मेनली तो इनडायरेक्ट वाले ही होते हैं। वो पेरेंट्स पूछते तो ऐसे भले के लिए कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स आए हैं, कितने वो हैं, तो पर ना बच्चों पे वो प्रेशर बन जाता है कि अभी टेस्ट होने के बाद घर वाले पूछेंगे कितने मार्क्स आए, कैसा पेपर हुआ, कैसा नहीं हुआ, और फिर रिजल्ट आता है, फिर शाम को फिर से पूछते हैं पेरेंट्स की कितने मार्क्स आए हैं और बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन अभी इतने टेस्ट होते हैं तो बच्चा हर टेस्ट में परफॉर्म करे, अच्छा ये बात वो है नहीं। किसी कुछ टॉपिक्स वीक्स भी रहते हैं उसके, तो हर टेस्ट में तो अलग अलग सिलेबस आता है, तो कुछ में अच्छा भी करता है, कुछ में बेकार भी करता है, तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी हो सकता है कि जैसे एलन वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनके पास फ़ोन जाना चाहिए कि ज़्यादा प्रेशर ना डालो। सरकार द्वारा लिए गए तमाम फैसलों पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है? टेस्ट बंद कराए तो मतलब उसमें हमारा ही नुकसान है। टेस्ट बंद कराएंगे तो मतलब पढ़ाई हमारी नहीं होगी, मतलब टेंशन ज़्यादा नहीं रहेगी, टेस्ट नहीं है करके पढ़ नहीं पाएंगे ज़्यादा। नुकसान ये है कि अगर टेस्ट नहीं होंगे तो फिर हम खुद को कैसे पता चलेगा तैयारी कैसी चल रही है, फिर क्या तो पढ़ते रहेंगे नॉर्मली जैसा सब पढ़ते हैं। हमें तो पता चलना चाहिए ना कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। अगर टेस्ट बंद हो जाएंगे हमारा तो नुकसान है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लाई कहाँ पे कर रहे हैं। टेस्ट बंद करा देंगे तो और टाइम, जब से मैं रियल बता रहा हूँ, जब से टेस्ट हुआ, रिजल्ट नहीं आया, पढ़ाई हमारी बहुत कम हो गई। अब टेस्ट का रिजल्ट आता था सबसे मिलते सर ये गलत हुआ, ये उससे और पढ़ने का मन करता था। अब कोचिंग में क्या है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा काम फंड ज़्यादा मना रहा है, तो उससे पढ़ाई और कम हो रही है। दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी भारत देश में रहती है। एक तरफ तो ये पॉपुलेशन डिविडेंड देश के पक्ष में काम करता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ युवा एस्पिरेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में संघर्ष करता दिखाई देता है। कोटा में हो रही सुसाइड्स के लिए सरकार ने तमाम प्रयास करे, जैसे सीलिंग फैंस में स्प्रिंग लगाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर उपलब्ध कराना, संडे को फंडे के तौर पर मनाना आदि। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये उपाय कितने कारगर साबित होते हैं या फिर ये समस्या की जड़ तक पहुंचने की बजाय ऊपरी तौर पर समाधान की एक कोशिश बनकर रह जाते हैं। द प्रिंट के लिए ज्योति यादव।